हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये लेक्चर 4 है मैथ सिलेक्शन सीरीज़ का। और इस सीरीज़ के अंदर में हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी ख़त्म कर लिए हैं। और इसके अंदर में हम लोग कर रहे थे PYQs, जो कि 2024 CGL के अंदर में प्री में जितने भी पेपर्स हुए हैं, 36 शिफ्ट हुई है, तो उन सारी 36 शिफ्ट को हम लोग इस सीरीज़ के अंदर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक एक सवाल हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग, आपने देखा होगा कि हम लोग ट्रिक्स भी देख रहे हैं। पुराने लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप पीछे जाके देख लीजिए। तो आज हमारा जो चौथा लेक्चर है, इसके अंदर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 3। 9 सितंबर की तीनों शिफ्ट हमने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पुराने लेक्चर भी देख ले, पहले ये लेक्चर को ख़त्म करें। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जब ये सीरीज स्टार्ट की थी तो हमने एक टारगेट स्कोर लेके हम लोग चले थे कि हमें प्री के अंदर में 50 में से 50 मार्क्स लेके आना है और मेंस में 90 में से 90। इसके लिए हमें PYQs सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो PYQs को सॉल्व कर लिया है तो आप ये मान के चलिए कि आपको SSC का पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, SSC सवालों को बहुत ज़्यादा रिपीट करती है, सवाल के डाटा सेम नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद में उसके जो क्वेश्चन पूछने के तरीके है या फिर जो टॉपिक्स है वो फिक्स है उनके। चोर पुलिस से सवाल आएगा तो आएगा, ऐसे टाइप का हो गया है। तो आपको पूरा का पूरा करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, पूरे PYQs करने हैं। ठीक है, और एक आपको पता ही होगा कि मेरे ऑलरेडी मैथ्स के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 आए हुए हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने की थी 90 में से 90 लाने के लिए मेंस के अंदर में। तो वो अगर आप सब कुछ फॉलो कर लेंगे तो आपका भी आराम से आ जाएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 1 से 25 तक जो ये टोटल सवाल हैं उसमें से अगर कोई बंदा समझ रहा है कि भाई मुझे तो 1 साल हो गया है तैयारी करते हुए और मुझे इजी सवाल नहीं, हार्ड सवाल ही करने हैं जो इस शिफ्ट में आए हुए हैं, तो वो क्या करे, वो 21 से लगाकर 25 तक के सवाल को कर ले। ठीक है, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और 21 से 25 के सवाल कर ले। वो थोड़े जो इस शिफ्ट के जो सबसे अच्छे सवाल थे वो 21 से 25 में मैंने डाले हैं। और जो 1 से 20 है वो सवाल है जो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, या फिर मैं समझता हूँ कि जो जो थोड़ा बहुत भी एक्सपर्ट है या 1 साल हो गया जिसको तैयारी करते हुए उसको आता होगा। तो 21 से 25 हार्ड है और 1 से 20 थोड़े ईजी साइड के हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है A/C B/D इक्वल है तो D का मान बताओ इस टेबल से। तो A/C है, ये बहुत इजी सवाल है। A/C 25/30 और B/D, तो A बराबर है तो 40/x मान लेता हूँ D को। तो ये हो जाएगा आपका 5 से काट दिया 5, 6 और 5 से ये काट दिया तो 8, 8 6 48, तो x बराबर 48। ये बहुत ईजी सवाल है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, बाई अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल्स नॉट बी प्रूव्ड, नॉट, ये नॉट को ध्यान रखना, कैन नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। तो कहने का मतलब ये सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मानदंड को लागू करने वाले करके दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध नहीं किया जा सकता। नहीं पे जोर डाला है। ठीक है, नहीं को तो आप फोकस करना, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं एग्जाम के अंदर में बहुत जल्दी में। तो अब क्या बोल रहे हैं कि सर्वांगसम किससे नहीं, सर्वांगसम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वांगसम का मतलब क्या है। एक होता है सर्वांगसम, एक होता है समरूप, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, एक तो सिमिलियर ट्राइंगल होते हैं, या फिर सिमिलियर जो भी आपके ट्राइंगल बोल दो, सिमिलियर ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट के अंदर में ये मान के चलो कि भाई कि अगर ये ट्राइंगल है तो दूसरा भी ये ऐसा ट्राइंगल है, लेकिन और इन दोनों की अगर ये भुजा 10 है तो ये भी 10 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। तो इस हिसाब से आपका मतलब सब कुछ ही सेम होना चाहिए। बस क्या चीज़ चेंज हो सकती है कि भाई अगर ये ऐसे बना हुआ है तो ये मान लो कि ये इसने ऐसे बना दिया है, तो ये 10 अगर इसने यहाँ डाल दिया तो 10 इसने यहाँ डाल दिया, ये 20 इसने यहाँ डाल दिया तो ये 20 इसने यहाँ डाल दिया, तो यहाँ डाल दिया, ये 30 तो ये 30। तो कहने का मतलब थोड़ा घुमा सकता है, लेकिन ये मान के चलो कि इसको अगर मैं वापस थोड़ा बहुत घुमा दूँ तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करना चाहिए। अगर ओवरलैप कर रहा है, छोटा मोटा भी नहीं हो सकता, छोटा बड़ा नहीं हो सकता है सर्वांगसम में, एकदम बराबर होना चाहिए। बस उसको मोड़ा हुआ है तो वो अगर मैं सीधा भी करूँ, अगर उसका थोड़ा एंगल चेंज करूँ, इसको सीधा करूँ, तो ये इसके ऊपर में आ जाना चाहिए, उसको सर्वांगसम बोलते हैं। समरूप का मतलब होता है कि भाई जैसा बाप वैसा बेटा, तो ये अगर बड़ा है तो उसका छोटू रूप है ना, छोटू, तो ये इसका छोटू है, तो ये मान के चलो ये समरूप है, इसका समरूप है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ये छोटू है, ये समरूप है। ठीक है, ये सर्वांगसम नहीं, ये समरूप है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सारे जो सर्वांग सम होते हैं वो समरूप होते हैं, सारे सर्वांग सम समरूप होते हैं, लेकिन सारे समरूप सर्वांग सम नहीं होते हैं। ये लाइन भी याद रखना। तो अब बात आती है कि समरूप के अंदर में क्या समान रहता है, भुजाएं समान हो ना हो लेकिन एंगल समान होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर ये 30 और ये 50 है तो बाकी जो 180 में से घटा दिए तो 100 आया, तो 30 50 और 100 है, तो इसमें भी ये 30 50 100 होगा। एंगल सेम होंगे लेकिन आपका साइड सेम हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे एंगल और साइड सब सेम होना चाहिए। सब कुछ समझ में आ गया होगा सर्वांग सम समरूप। अब चलते हैं हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं। ये बोल रहा है कि अब देखो सर्वांग सम की बहुत सारी कंडीशन है, कॉन्ग्रुएंट की बहुत सारी कंडीशंस है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे होता है जैसे एस ए एस ए एस ऐसे ऐसे बहुत सारा है। तो अब बात आती है कि ये क्या है, तो एंगल साइड एंगल मतलब दो ऐसे ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल सेम है और उसके बीच की साइड सेम है। दो एंगल कौन से, जैसे कि एक लाइन ये मैंने बनाई, एक लाइन मैंने ये बनाई, तो यहाँ मैंने मान लो कि दो एंगल ये साइड सेम है, तो एक ये साइड एक साइड सेम कर दी, तो इसको मान लो 10, तो ये भी सर 10। दो एंगल सेम है, मान लो कि ये 30 डिग्री जा रहा है और ये 50 डिग्री जा रहा है, ये 30 डिग्री और ये 50 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री मैं पूरा समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है अगर आपको लगता है कि ये सवाल मेरे को तो आता है और सब कुछ आता है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 30 और 50, ये 30 और 50। तो अब सोचो कि अगर मैंने दो एंगल सेम है, दो एंगल सेम, उसके बीच की साइड सेम, उसके बीच की साइड सेम, तो अगर मैंने ऐसा बनाया है तो क्या ये ट्राइंगल जो आगे जाके मैं ये मिलाऊंगा, ये ऐसे करके ऐसे मिलाऊंगा ऐसे, तो क्या ये ट्राइंगल एकदम सेम बनेंगे? ऑब्वियसली सेम बनेंगे, ये तो सब कुछ सेम ही हो गया ना, ये तो कट रहा है और सेम ही जगह कटेगा क्योंकि एंगल सेम है, 10 सेम है, छोटा बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों एग्जैक्ट सेम होंगे, ठीक है। ये 100 है, ये 10 है, ये 30 है और ये 50 है, एग्जैक्ट सेम जगह पर कटेगा। तो ये किससे, ये हो गया आपका ए एस ए, इस नियम से क्या हो गया, ये सर्वांग सम होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पूछा है, तो ये तो मेरा ऑप्शन हमारा नहीं के हिसाब से तो ये हमारा नहीं हुआ, तो ये तो सर्वांग सम का कंडीशन है। तो अब चलते हैं कौन कौन कौन, तो कौन 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 इसको थोड़ी देर में बाद में देखता हूं, पहले ये देखते हैं भुजा भुजा भुजा। अगर मैंने 3 ट्राइंगल लिए, जैसे मैंने 3 4 5 का ये आपका समकोण ट्राइंगल भी ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, तो 3 4 5 का है, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर मैं दूसरा कोई भी ट्राइंगल बनाऊं जो 3 4 5 का है, जैसे मान लो मैं ये बनाऊं कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो अब मेरा सवाल है कि क्या मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूं? कर सकता हूं, ऑब्वियसली कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? इसको थोड़ा घुमा दो, इसको मैं रोटेट करूंगा, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, ऊपर नीचे घुमा दूंगा, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर और 5 इधर। तो कहने का मतलब मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूं थोड़ा घुमा के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अगर भुजाएं सेम है तो एंगल हमेशा सेम ही होंगे। अगर भुजाएं सेम हैं तीनों ही, तो वो अलग हो ही नहीं सकता ट्राइंगल, वो सेम ही ट्राइंगल है, बस घुमाने का फर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये भुजा भुजा भुजा, इसको बोलते हैं साइड साइड साइड। तो एस एस एस, इस नियम से ये क्या हो गए, ये आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया। तो इस ऑप्शन में नहीं पूछा है तो ये भी नहीं हुआ हमारा उत्तर। तो भुजा कौन भुजा, भुजा कौन भुजा का मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, एस ए एस नियम। तो एस ए एस नियम में हम क्या बोलते हैं कि भाई दो भुजाएं समान है और एक कोण उसके बीच वाला कोण समान है। तो जैसे मान लो कि मैं 2 लाइनें खींचता हूँ, 2 लाइनें खींच रहा हूँ कि भाई 2 भुजा मुझे समान करनी है। जैसे ये दोनों मान लो भुजाएं मेरी मैंने खींची कि ये दोनों भुजाएं, ये 10 का खींचा, ये 5 का खींचा, ये 10 का खींचा, ये 5 का खींचा, ठीक है। ये 2 भुजाएं मैंने समान कर ली और ये मैंने 30 डिग्री का कोण बना दिया, ये भी मैंने 30 डिग्री का कोण बनाया। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा भी सवाल आता है कि ये कोण तीसरा नहीं हो सकता है, 2 साइड के बीच का कोण होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो आप सोचो ये 10 है, ये 5 है, ये भी 10 है, ये 5 है और 30 है, तो एग्जैक्ट सेम ही तो बनेगा। फिर मेरे को ये सिर्फ मिलाना ही तो रहेगा, ये थोड़ी हो सकता है कि ये 10 इतना लंबा हो जाएगा, 10 ही है ना, तो यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे 5 है तो ये रहेगा यहीं पे, तो ये मिलाओ, तो ये दोनों एग्जैक्ट ही बनने वाले हैं। तो कहने का मतलब भुजा कौन भुजा से भी ये सही रहेगा। अब सवाल लास्ट आता है ये कौन कौन कौन। अगर मैं बोलूं कि ये 30 है, ये 50 है, 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये 100 डिग्री होगा। अगर मैं बोलूँ कि एक इत्तू सा ट्राइंगल है, इत्तू सा ट्राइंगल, ठीक है, उसमें ये 30 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, ये भी 100 होगा। मुझे बताओ कि इन दोनों में साइज में डिफरेंस है कि नहीं है डिफरेंस। क्या मैं इसको इसके ऊपर रख के छुपा सकता हूँ? नहीं छुपा सकता, क्योंकि ये अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये यहाँ आएगा। तो कहने का मतलब है ये समरूप ट्राइंगल है, ये सर्वांग सम नहीं है, ये समरूप है, सिमिलियर ट्राइंगल है। अंडरस्टूड? तो ये सर्वांग सम नहीं है, तो हमारा उत्तर हो गया ये। इस कौन 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 अगर 3 एंगल सेम है तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ग्रुएंट है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट।
18 सेंटीमीटर। पिछले सवाल में जैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, तो ऐसे अगर आपको कोई भी सवाल आता रहता है तो वो आप आगे बढ़ के स्किप कर सकते हैं। 2 की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से देखा कीजिए लेक्चर को, 1.5 या 2 की स्पीड से देखा कीजिए, ठीक है। तो ये मैं बता दिया हूँ। 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये मान लो एसएससी ने, ये मान लो एसएससी का इस टाइप के सवालों के ऊपर में ये मान लो कि उन्होंने अपना राइट ही बना लिया है, उसका ये अधिकार है पूछने का। इतने बार पूछा है ना, हर शिफ्ट के अंदर में यही पूछता रहता है। तो 3 टाइप के इसमें सवाल आते हैं, ये ध्यान रखो। पहला यही कर लेते हैं कि इसमें 2 आपके बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए सर्कल है। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये दोनों बाहर से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एकदम टच कर रहे हैं। ये इसका रेडियस 18 है, इसका रेडियस 12 है, रेडियस है, ठीक है, 12 है। तो अब ये बोल रहा है इसकी जो ये जो साइड है ना, इसकी लेंथ बताओ। इसकी लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेंथ को बोल देता हूँ एल। एल बराबर होता है 2√R1R2। अपनी कॉपी में लिख देना अगर नहीं पता है तो। हो गया 2 × R1 कितना हो गया, 18 और 12, तो ये हो गया 18, ये हो गया 12। इसमें से जो 9 × 2 है तो 9 का 3 बाहर निकाल दिया, और इसमें से 4 है तो 4 का 2 बाहर निकाल दिया। 9 बाहर निकाला था तो 2 बचा, 4 बाहर निकाला था तो 3 बचा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। ये मल्टीप्लाई मत करना, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं जो स्टार्टिंग में, तो 12√6, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर। अब मैं जो बता रहा था कि 3 टाइप के इसमें सवाल आते हैं। 3 कौन सा, एक और आता है, वो होता है कि 2 सेम ही टाइप का ये सवाल है, लेकिन इसमें बाहर से टच नहीं कर रहा होता है। इसका R1 रेडियस है, इसका R2 रेडियस है, तो इसकी ये उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ इसको बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा, या फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है L बराबर √d² माइनस d होती है इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है। और एक होता है कि इसी टाइप के सवाल के अंदर में एक होता है कि ये जो डायरेक्ट, ये तो हुई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक आपकी ट्राइंग टेंजेंट होती है ऐसी, देखना ऐसी, ऐसी, या फिर ये इसको मान लेता हूँ ये ऐसी। तो और ऊपर वाला जो था ना, इसको मैं, ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी ना, इसको मैं ऐसे भी बना सकता था, ध्यान रखना, ऊपर और नीचे दोनों सेम ही बात है, ठीक है, ये ऐसे। लेकिन ये जो तिरछी वाली है ना, क्रॉस करती हुई, ये भी तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। देखो एक है अनुस्पर्श रेखा और एक है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। प्रस्थ वर्ड में याद ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो जाता है, अनुप्रस्थ। और इंग्लिश के अंदर में बोलते हैं, और हिंदी में एक और भी बोलते हैं, अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, तिर्यक बोलते हैं, तिर्यक, तिर्यक स्पर्श रेखा। और इसके अंदर में बोलते हैं, आप ये बोल दो कि क्रॉस बोल दो, या फिर इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, ये होता है √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब इसको कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा किसका था, तो इसके लिए ट्रिक है कि ये जो सीधी जा रही है ना, सीधी, ये जो सीधी जा रही है, ये आपको एक माइनस जैसा नहीं दिख रहा है, इस तरह का साइन नहीं दिख रहा है, तो ये यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और ये जो ऐसे करके ऐसे क्रॉस हो रही है ना, ऐसे करके ऐसे क्रॉस हो रही है, ये आपको प्लस का साइन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, प्लस, तो प्लस है तो ये यहाँ पे प्लस आएगा। बाहर हमेशा माइनस ही रहेगा, ये ध्यान रखना, बाहर हमेशा माइनस ही रहेगा, अंदर में माइनस और प्लस होता है, तो वो अंदर में माइनस प्लस में मैं बता दिया हूँ, तीनों बता दिया है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, रट लेना, जो शुरू में, बाकी जो एक्सपीरियंसड है उनको आता है। तो अब ये बताओ 2 + tan² 2a + cot² 2a sec 2a cos sec 2a। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते वक्त 2a नहीं लिखना है, थीटा थीटा ही लिखना है, क्योंकि सब 2a ही है, ठीक है। अब आगे बात हो रही कि ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो 2-3 तरीके हैं, 2 तरीके हैं, तो 2 मान लो। पहला था वैल्यू पुट करो और फिर आंसर निकालो, लेकिन वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा आपका ये ईजी है, डायरेक्ट से। डायरेक्ट क्या होगा, ये 2 है ना, अब ये सोचो कि tan² थीटा + cot² थीटा और +2 लिखा हुआ है, तो अब tan² थीटा + cot² थीटा, आप खुद ये सोचो कि tan थीटा + cot थीटा का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, tan² थीटा + cot² थीटा + tan² tan थीटा cot थीटा, ये आएगा ना। पहला आएगा tan² थीटा + cot² थीटा +2 tan थीटा cot थीटा, और ये तो कट ही जाएगा, tan थीटा और cot थीटा उल्टे होते हैं, तो 2, तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ये स्क्वायर ही है, घुमा के दिया आपको, ठीक है, बटा sec 2 थीटा और cosec 2 थीटा। तो इसको मैं लिख देता हूँ sec थीटा cos थीटा, बार बार 2a लिखना नहीं पड़े इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सोचो tan थीटा + cot थीटा अगर आपको डायरेक्ट याद है तो tan थीटा + cot थीटा होता है 1/sin थीटा cos थीटा, ध्यान रखना, cot है ये,
तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे आया, ये भी आया, आप याद कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है ना। अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 बन गया, नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से आया, यहाँ से आया। अब चीज़ याद रखना, अभी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आगे क्या हुआ, ये जो हुआ आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। और ये जो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, ये जो सेक थीटा प्लस में है ना, नहीं सॉरी इनटू में है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, इस ये कहाँ पे है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये आपका बना नीचे। तो इसको मैं आपको साइन थीटा कॉस थीटा में बदलूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर जाके साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा ना। तो ये तो कट गया, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो नीचे क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को मैं फिर से लिख सकता हूँ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं आया तो एक बार मैं हल्का सा वापस बताता हूँ। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर है ऊपर वाला, और नीचे वाला सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है। सेक थीटा ये कॉट है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, मैं इसका नाम ये रट लो, ये बार बार पूछता है तो इसका मैं 3 बता देता हूँ। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपका, इसको आप ये लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दोनों एक ही होता है। अब इस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं डायरेक्ट भी ये लिख सकता हूँ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, स्क्वायर स्क्वायर तो कट जाएगा, फिर सीधा बचेगा सिर्फ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 इस प्रकार उधार दिए कि उसका एक, वैसे देख लेता हूँ, वेट अ सेकेंड। ठीक है, किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 इस प्रकार उधार दिए कि उसका 1/8%, देखो 4000 रुपए उसने दिए उधार, उसको कुछ भाग तो किसी, मान लो कि मेरे को दिए और कुछ भाग आपको दिए। ठीक है, तो मेरे को तो ये 8% के रेट पे दिया, और कुछ भाग पूरा 4000 नहीं है, और इसको दिया 10% की रेट पे। इतना तो मुझे समझ में आ गया। अब क्या किया, हम दोनों से वापस लिया उसने पैसा, और 352 रुपए का उसको ब्याज मिला। तो 10% से उसने कितना दिया था, मतलब ये आपको कितना दिया था, कुछ मुझे दिया कुछ आपको दिया, लेकिन आपको कितना दिया। तो अब क्या हुआ, आपको ये पता है कि 352 रुपए उसको मिले हैं हम दोनों से मिला के, तो 4000 रुपए हमारा टोटल हुआ था। ये अब हम ये निकाल देते हैं कि उसको कितना परसेंट ब्याज मिल गया। 352 मिला 4000 पे, तो ये हमारा हो गया 8 चौक 32, 33 चौथी 3, 8 चौक 32, तो 8.8%। तो हमारा क्या बना, 8.8% क्यूमुलेटिव बना। एक साथ अगर मैं बताया तो उसको टोटल 8.8% मिला, मेरे से 8 मिला, आपसे 10 मिला, तो दोनों को मिला के 8.8% मिला। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं एलिगेशन। तो यहाँ से ये, इसमें से ये घटेगा, ज़्यादा में से कम घटता है तो ये 0.8% बचा, और इसमें से ये घटा तो ये 1.2 बचा, काट दो तो ये 3:2 आ गया। ठीक है, 3:2। तो आप मेरे को तीसरा भाग, 3 भाग मेरे को दिया, 2 भाग आपको दिया, तो अब आप इसका 3:2 में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4000, और 10% वाला निकालना है तो 2 निकालना है, इंटू 2/5, तो ये हो गया 8, और 8 दूनी 16, तो हो गया 1600। एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जीरो का चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ आगे आगे वाला देखना है। ठीक है, आगे एक्स वाई जेड एक समतल पर 3 बिंदु है, जिसमें एक्स वाई 11 है, वाई जेड 13 है, और एक्स जेड 24 है। बिंदु एक्स वाई जेड से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताओ। मतलब कि आपको सर्कल्स निकालने हैं कि भाई 3 पॉइंट्स हैं जो एक्स वाई जेड और एक्स जेड है, कितने सर्कल निकल सकते हैं। तो अब सोचो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई मैंने निकाला, एक्स वाई मैंने निकाला 11 है, वाई जेड मेरा है 13, मैं निकल दिया वाई और जेड कितना है, वाई और जेड मेरा है 13। ठीक है, अब मैं एक्स और जेड को मिला रहा हूँ, एक्स और जेड है मेरा 24। क्या ये मुझे वो बताओ कि क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 11 + 13 तो ये भी बन रहा है 24। और आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोई एक भुजा जो है वो बाकी दोनों भुजाओं के सम से बड़ी होनी चाहिए, बराबर नहीं हो सकती। क्यों बराबर नहीं हो सकती? क्योंकि अगर बराबर है तो ये तो सब एक ही स्ट्रेट लाइन में आ गए ना। एक्स वाई जेड ये 11 है, ये 13 है, तो टोटल ये जो ना मिला के कितना हुआ 24 हुआ ना। तो ये तो पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, ना कि ट्राइंगल में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब ये स्ट्रेट लाइन में है, अगर मैं इस पे सर्कल घुमाऊंगा तो मेरा सर्कल यहां से घूम के यहां जा सकता है, यहां से घूम के यहां जा सकता है। लेकिन क्या आप ऐसा सर्कल बना सकते हो जो तीनों पॉइंट से जा रहा हो? नहीं। अगर मैं इससे निकालूंगा तो वो ऐसे बन जाएगा। तीनों नहीं हो सकता। तीनों से निकालने के लिए हमें तीनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए, थोड़ा भी अंतर होना चाहिए। अंतर है तो फिर मैं ऐसा बना सकता हूं ऐसे।
लेकिन एक लाइन में है तो आप बना के दिखाओ, नहीं बन सकता ना तो 0। ठीक है, नेक्स्ट। इसको पेपर में जब एग्जाम में आए ना तो इसको वापस से कॉपी में लिखना नहीं है, सीधा यही से करना स्टार्ट करना है। तो अब सोचो, पहले मैं प्लस तक यहाँ से तोड़ देता हूँ। पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो ऑफ सॉल्व होता है 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद भाग सॉल्व होता है, तो 15/6 × 2 तो हो गया 2 × 6 3 × 15, तो ये प्लस तक तो 5 आया, तो 5 आया। प्लस 18 दूना 36 और बटा में आएगा 36 और नम चौक 36, 4 4 कट गया तो प्लस में बचा 1 और माइनस ये भाग पहले सॉल्व होगा तो नीचे जाएगा 8, 4 दूना 8, 2 2 ये हो गया 1 1 1 कट गया, 5 आया उत्तर। ठीक है, इजी इजी है ये तो। यदि किसी अंकित मूल्य पर 65% की छूट के बाद 65%, मतलब कि मार्क्ड प्राइस के ऊपर में, किसी ने बोला था कि इंग्लिश में सर आप बोला करो, वैसे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो, आपको पॉज करके फिर आराम से सॉल्व करो। इफ ऑन ए मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विद द डिस्काउंट ऑफ 65% एंड विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40% इज 105, देन द मार्क्ड प्राइस इज। अब सोचो कि मार्क्ड प्राइस है और मार्क्ड प्राइस पे एक 65% का डिस्काउंट दे रहा है और एक कितना दिया है, मगर 30 और 40% के सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, ये बोल रहे अंतर है ना जो 105 है, तो बताओ कि मार्केट प्राइस कितनी है। तो अब सोचो कि 30 और 40 का सक्सेसिव कितना होता है। सक्सेसिव का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, x + y - xy / 100। ये होता है डिस्काउंट के सक्सेसिव का। ठीक है, तो 30 और 40 कितना हो गया 70, 70 में से 4 3 12, 1200 / 100 तो 12 हो गया, तो ये आपका हो गया 58। ठीक है, और इन दोनों का अंतर में 105 दिया है, तो 58% का अंतर, तो ये हो गया 7 का अंतर। 7% किसके बराबर है, 105 के बराबर है, तो 7 ये हो गया आपका 1 7 7 7 35 15 7 105 और 100 और 1% अगर 15 है तो बाकी हो गया 100% 1500। ठीक है, हो गया। चलो आगे। 10 मीटर लंबा एक खंबा, 10 मीटर लंबा एक खंबा है, सॉरी ये 10 मीटर लंबा एक खंबा क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तिरछा टिका हुआ है। हाँ अच्छा, खंबा थोड़ा तिरछा टिका हुआ है, एक दीवार है उसके ऊपर में 10 मीटर लंबा एक खंबा है जो जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, वो तिरछा टिका हुआ है। ज्ञात कीजिए कि खंबे का निचला भाग दीवार से कितनी दूर है। मतलब खंबे का ये जो निचला भाग है, ये जो निचला भाग है वो दीवार से ये कितना दूर है, x। आपको फिजिक्स में आपने जो बहुत सारे सवाल सॉल्व किए होंगे तो इसमें कैसे करते हैं, थीटा के साथ वाला कॉस, थीटा के सामने वाला साइन, तो 10 cos थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा 10 cos थीटा, 10 cos थीटा तो 10 cos 30, 10 cos 30 का मतलब क्या हो गया 10 cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो हो गया आपका 5√3। अंडरस्टूड। चलो आगे। एक पैसे के थैले में 1 रुपए, अब मैं ट्रिक्स भी बताने वाला हूं तो इसमें देखो ट्रिक कैसे लगती है। एक पैसे के थैले में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल राशि 980 है तो 10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो कहने का मतलब ए मनी बैग कंटेन्स 1 रुपीज, 5 रुपए, 10 रुपए कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 7 रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 980 देन द फाइंड द नंबर ऑफ द कॉइन्स इन द कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें 980 रुपए हमारे पास में टोटल है और इस रेशियो में सिक्के हैं, तो कितना हुआ, तो हमें कैसे निकालना है कि भाई अगर मैं यही मान लेता हूँ कि यही सिक्के हैं, तो 3 अगर मेरे पास में सिक्के हैं 1 रुपए के, तो मेरे पास टोटल रुपए कितने बने 3 रुपए बने। 5 सिक्के हैं मेरे पास में 5 रुपए के, तो टोटल रुपए कितने बने 25 रुपए बने। 7 सिक्के हैं मेरे पास 10 रुपए के, तो टोटल रुपए कितने बने 70 रुपए बने। तो मेरे पास टोटल रुपए कितने बनेंगे 7 से 5 और 3 8 और 7 और 8 9, तो 98 रुपए बन गए मेरे पास में। तो जब मेरे पास 98 रुपए बन गए, लेकिन असली में मेरे पास में रुपए कितने हैं 980, तो 98 की वैल्यू है 980, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो जब 1 की वैल्यू 10 हो गई है, तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो हमें 10 रुपए के सिक्के निकालने हैं ना। 10 रुपए के सिक्के कितने 7 है ना, तो 7 की वैल्यू 70 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 10 तो 7 की वैल्यू 70, तो हमारा उत्तर हो गया 70। तो ये तो हो गया लंबा मेथड। लेकिन एक थोड़ा नजर हमें ऐसे घुमाना है कि भाई मेरा जो भी उत्तर आएगा 10 के सिक्के निकालने हैं, 10 के सिक्के तो ये है, ठीक है 7, तो मेरा जो भी उत्तर आएगा वो 7 का तो मल्टीपल होगा ना, ये तो पता है ना। 7 से मैं कुछ भी मान लो कि 10 के सिक्के मेरा एक में, जैसे 1 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू चाहे 1 लाख भी आती, 1 की वैल्यू 30 आओ, 40 आओ, 35 आओ, 37 आओ, कुछ भी आओ, लेकिन अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो 7 से ही करने वाला हूं ना। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीपल 7 का होगा, 7 का मल्टीपल 70, सिर्फ यही है ऑप्शन में। सीधा मारो टिक। मैं कैसे करता हूं ये बताता हूं। जैसे मैं पिछले सवाल में था,
और मैं जैसे ही मान लो नेक्स्ट सवाल में आया, जैसे ही पढ़ूंगा एक पैसे में ये है, मैं सीधा देखूंगा कि कितने किसके निकालना है, 10 के सिक्कों की संख्या निकालनी है, और 10 के सिक्के कितने हैं, 7, और ऑप्शन में देखूंगा 7 का मल्टीपल कौन सा है, अगर एक ही है तो सीधा टिक, और अगर 2 है तो फिर सॉल्व करो। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या 47 से विभाज्य है। अब सोचो ये थोड़ा सा ये है कि इसमें करते कैसे है। देखो मतलब कि ऐसा नंबर सबसे बड़ा 5 डिजिट का कौन सा है जो 47 से डिविजिबल है। तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो डिवाइड कर करके देखो, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना होता है ऐसे केस में, हमें 47 को 5 डिजिट तक लेके जाना होता है बहुत जल्दी जल्दी। नजदीक से नजदीक लेके जाओ जब तक 6 डिजिट नहीं बन जाए। सबसे बड़ी 5 डिजिट नंबर कौन सी है, यही है 99,999। एकदम इसके पास में लेके जाओ 47 को। कैसे लेके जाते हैं वो सीखो अभी आप। 5 डिजिट बोल रहे हैं ना, तो 5 डिजिट। तो पहले मैं ये क्या करता हूं, ये 5 डिजिट है, मुझे पता है कि 47 का मल्टीपल ये तो है ही, 1000 बार गुणा करूंगी तो आएगा, लेकिन मैं इसका दुगुना कर देता हूं तो आएगा 94। तो 94 इतना तक तो पहुंच गया ना, 99,999 तक पहुंचना है। अब सोचो कि मैं अब इसमें 47 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है, 47 गुना, तो ये जोड़ के देख लेता हूं एक बार। तो ये जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 0 0 7 4 4 8 9, 98,700 तक तो पहुंच गया मैं। ठीक है, अब मुझे इतना इसके नजदीक जाना, एकदम नजदीक पहुंचना है, तो 98,700। अब मेरे पास में अगर मैं 4,700 जोड़ूंगा तो फिर बाहर निकल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब मैं 470 जोड़ देता हूँ। ठीक है, 470 जोड़ता हूँ। लेकिन एक चीज 0 7 7 4 11 1 9 9, अब मेरे पास इतना पहुंच गया, 99,170 तक पहुंच गया। तो अब मेरा 99,170, लेकिन फिर भी मैं अब देखो 99,170। अब एक चीज समझो मैं क्या सिखा रहा हूं। अब इस पॉइंट पे आने के बाद में आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में ये कट गया और ये तो है ही नहीं, 10,000 से तो बहुत ऊपर है ये सब, तो ये दोनों तो है नहीं। अब बचे ये दोनों। अब सोचो कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 9 है। तो ऐसा रखो कि इसका यूनिट डिजिट 9 बन जाए। 9 कैसे बनेगा, अब मैं 470 तो जोड़ नहीं सकता, 470 नहीं जोड़ता हूं। अब मैं 470 अगर जोड़ूंगा तो 470 जोड़ सकता हूं वैसे तो, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि 980 सीधा ही जोड़ देता। चलो मैं ये काम करता हूं, इसमें एक बार और 470 जोड़ देता हूं। 0 7 7 14 4 का 1 4 1 5 1 6 9 और 9, 99,640। तो यहां तक तो मेरा आ गया। अब मुझे 9 बनाना है, ध्यान रखना 9 बनाना है। जब 9 बनाना है तो 47 का कौन सा मल्टीपल है जो इकाई अंक 9 देता है। 47 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 7 गुण 50 9, असल का 4 7 चौका 28 4 32 329। तो इसमें मैं एक बार 329 जोड़ता हूँ। 9 4 5 6 6 3 9 9 9, 99,990। तो ये मेरा उत्तर हो गया। अब इसमें अगर मैं एक भी बार 47 जोड़ूंगा तो क्या होता है, देखो 9 7 16 6 असल का 1 6 4 10 11 1 असल का 1, ये हो गया। अब देखो ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें करना है। कुछ समझ में आया, जल्दी करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन बाकी लगता नहीं है टाइम। अंडरस्टूड। चलो आगे। ये दूसरा तरीका क्या है कि 47 है ना, ये जो है ना वो अभाज्य संख्या है, अभाज्य, इसलिए हम लोग को इस तरह से करना पड़ रहा है। बाकी तो डिविजिबल भी देख लेते हैं हम लोग भाई, उसका किससे मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी करके डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 है, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है हमें कोण का 1232, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल में मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया है, हमें पूछा है कि शंकु का टोटल सरफेस एरिया, और शंकु का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आता है ना उसके अंदर में। पाई जब आता है तो इसका मतलब 11 आता है ना, 11 आता है तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 और 6 14 नहीं है मल्टीपल, 7 4 11 हो गया उत्तर, 9 और 4 13 नहीं है, 8 और 6 14 नहीं है। तो ये हमारा आंसर है और काम खत्म, और आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे करना है। अब इसको नॉर्मल मेथड से कैसे करते हैं ये देखो। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो हमारे पास में आयतन दिया। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना दिया है 24, और ये हो गया 1232। ठीक है, 22 से काट दो आपका, दो पहले 11 का काट देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी, सॉरी 11 से काट देते हैं। ठीक है, 11 तो आपका हो गया 11 99, 11 110, या 11 एक बार काटते हैं, 1 11 का 11 2 11 2 ना 22 2, और ये आपका हो गया 56 56, और ये आपका हो गया 56 हो गया। और इसको काट दे, 3 को काट देते इसके 8 बार, और 8 और 7 56, और 7 स्क्वायर बचेगा, तो आर बराबर गया 7। तो आर हो गया 7। जब आर हमारा 7 हो गया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना हो गया 7, आर कितना हो गया 7, एल कितना हो गया, एल होता है देखो ये हमारा 7 है, ये हमारा 24 है, हाइट दिया है ना 24, तो ये हमारा 25 हो गया, तो ये हमारा 25 हो गया एल।
तो अभी इसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे, और इस यहाँ आके आपको दिख ही रहा है कि सीधा सीधा 22 मल्टीप्लाई हो रहा था, 11 का मल्टीपल है, तो ये हमारा उत्तर यही आने वाला है। ठीक है, चलो आगे। मान लीजिए थीटा इसके बीच में है, तब निम्न का कौन सा सत्य है? सत्य मतलब ट्रू। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ कि इसमें लिखा नहीं है, तो सत्य बताना है कि हमें निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अभी देखो 45 पे ये बोल रहे हैं कि भाई कि साइन टी और साइन और कॉस बराबर नहीं होते हैं, गलत है, सब बराबर होते हैं 45 पे, रूट आपका 1/√2 वैल्यू होती है दोनों की। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। साइन बड़ा होता है कॉस से 45 से जब वैल्यू छोटी होती है। अब सोचो 45 से जब वैल्यू छोटी है, पहले तो एक चीज मैं आपको दो तरीके से बता देता हूँ। एक मैं पहले आपको ग्राफ बताता हूँ, साइन और कॉस का ग्राफ कैसा होता है। ऐसा ग्राफ होता है साइन का, जिसमें ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है 360। ये साइन का ग्राफ है। अब मैं कॉस का ग्राफ बताता हूँ। कॉस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे, ये होता है 0, ये होता है 90, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट वो यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये 90, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। ठीक है, फिर आगे भी ये 90 जोड़ते जाओ। तो अब सोचो कि ये 90 है ना, तो हाँ ये 90 है। तो अब सोचो कि ये बोल रहा है कि 45 डिग्री से जब तक छोटा है वैल्यू, तो 45 डिग्री से छोटा वैल्यू है, तो अब 45 डिग्री तक साइन क्या करता है? साइन क्या करता है? साइन है ना, शुरू से 0 से लगाकर 45 तक बढ़ता रहता है, 0 से लगाकर 90 तक पूरा क्या करता रहता है? बढ़ता रहता है, ऐसे बढ़ता रहता है। 0 से 90 तक ये साइन क्या कर रहा है? बढ़ रहा है ना। और ये क्या कर रहा है? ये घट रहा है। 45 पे आके ये वैल्यू समान हो रही है, ये जो सेंटर लाइन है ना, ये 45, इस 45 पे आके ये लाइन क्या हो रही है? ये दोनों वैल्यू क्या है? 1/√2 1/√2। तो मुझे बताओ, ये कॉस बड़ा है ना, 45 से ऊपर, सॉरी 45 के नीचे कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है। 45 से नीचे कॉस बड़ा है, ये साइन तो छोटा है, आगे जाके ये बढ़ रहा है, लेकिन फिर ये आगे जाके कम हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप वैल्यू अगर याद है तो वैसे भी कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा इंजीनियरिंग टाइप से बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह से आप सोच सकते हो। तो कहने का मतलब पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन की वैल्यू होती है, ये बढ़ रही है। अब ये होता है 1, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और ये होता है 0। तो यहाँ पे आके तो समान है। अब मुझे बताओ 45 से नीचे क्या है? 45 से नीचे कॉस बड़ा है, कॉस बड़ा है ना, ये तो साइन छोटा है, तो कॉस बड़ा है, तो ये भी गलत है। 45 से नीचे कॉस बड़ा है, तो ये सही है। 45 से ऊपर कॉस बड़ा है, 45 से ऊपर, अब 45 से ऊपर में कॉस बड़ा है क्या? नहीं, साइन बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा। ये मैं ग्राफ इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये आपको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे देंगे। ला प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि प्रिया ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य का 1/6, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 1/6 उसको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या? अब देखो 1/6 प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 6 है, 6 अगर उसकी सेलिंग प्राइस है, तो उस पे से 1/6 जो होता है, 6 का 1/6 मतलब 1, 6 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो 6 तो उसने बेचा है, उसमें से 1 प्रॉफिट पे हुआ है, तो उसका मतलब उसने 5 पे कोई सामान लाया होगा, उस पे 1 बड़ा होगा और 6 पे बिका होगा, यही हुआ ना। तो 5 का कोई सामान है और 6 में बिक रहा है, तो मतलब उसका 1/5 क्रय मूल्य पे हो रहा है। सीपी पे अगर मैं बेनिफिट देखूं, सीपी पे, और लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है? सीपी पे ही निकलता है ना। तो सीपी पे क्या हुआ? 1/5, 1/5 का मतलब 20%। ओके, चलो नेक्स्ट। a + 1/a 12 है, तो a² + 1/a कितना होगा? तो a + 1/a 12 है, तो a + 1/a इसका क्या होता है? k² - 2, तो 12 12 144 - 2 142। तो ये उत्तर हो गया। लेकिन कैसे हुआ? अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो बता देता हूँ। ये हो गया, इसका स्क्वायर करते हैं तो आता है a² + 1/a² + 2ab। तो 2ab मतलब ये तो कट ही जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, a × 1/a, तो ये तो कट जाएगा, और इधर साइड का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12 12 144, और a माइनस हो जाएगा, तो 144 - 2 हो जाएगा 142। और ये आपको याद भी रखना है, a + 1/a अगर k है तो a² + 1/a² बराबर होता है k² - 2। ठीक है, याद कर लेना। चलो आगे। 750 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में x और y एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 9 और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? अब देखो, इसमें मैं पिछले लेक्चर में ही बताया कि 2 तरह के सवाल आते हैं। पहली बार कब मिलेंगे, दूसरा होता है
पहली बार किसी भी जगह पर कब मिलेंगे, यही लाइन है, पहली बार किसी भी जगह पर कब मिलेंगे। और एक होता है किसी भी जगह पर, पहली बार का मतलब ही होता है कहीं भी मिलो, हमें कुछ बोला नहीं है तो कहीं भी मिलो। और एक सवाल आता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, ठीक है, एकदम स्टार्ट जहां से किए वहां पे कब मिलेंगे। तो जब पहली बार पूछे तो हमें क्या करना रहता है कि कब मिलेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितने हो गए 750 मीटर में है, ये ध्यान रखना। और हमारे चाल है ना, मैं रिलेटिव चाल लेनी होती है। जब हमें पूछे पहली बार किस बिंदु पर, किसी बिंदु पर कब मिलेंगे, तो मैं रिलेटिव लेना। रिलेटिव कितनी हुई 9 और 13.5, और दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। कहाँ पे लिखा है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो 9 और 13.5 का रिलेटिव माइनस हो जाएगा। तो 9 13.5 में से 9 गया तो 4.5। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4.5 का ये 4 गुना है 18, 9 9 और ये हो गया, और 5 से ये 15.75, 15 चौका 60, तो 60 का ये हो गया 600। ठीक है, मैं बोला जीरो के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमें जीरो का सोचना नहीं है ज़्यादा। एक बस प्रारंभ में, और हाँ ये बता रहा था कि ये दूसरा अगर बोले तो दूसरा पॉइंट जाना, वो दूसरा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें इन दोनों का अलग अलग समय निकालना होता है। 9 × 5/18 करते हैं और 750 बटा 13.5 × 9, ये मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग वाला, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे बोले तो 5/, अलग अलग करो। फिर उसका जो ये आंसर आए और ये आंसर आए, इन दोनों का एचसीएफ लेना है, इस T1 का और इस T2 का एचसीएफ लेना है, सॉरी एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है इन दोनों का, वो आंसर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट। एक बस प्रारंभ में 40 किलोमीटर की गति से 1/3 भाग तय करती है। कुल मिला के एक बस है जो शुरू में 40 किलोमीटर/आवर से 1/3 वाला करती है, फिर 50 से करती है, और फिर 60 से करती है, सारी 1/3 1/3 बनती रहती है। तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड अगर आपको नहीं आता है, वैसे इस सवाल को फास्ट करवा देता हूँ, उसके बाद में मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो एवरेज स्पीड इसमें कैसे निकलेगी, मैं मान लो कि 3 डिस्टेंस है टोटल, तो जब 3 डिस्टेंस है उसमें से तीसरा भाग मतलब 1, तो सारी डिस्टेंस 1 तो 3 किलोमीटर का में से 1 किलोमीटर तो चला किससे 40 से, और 1 किलोमीटर चला 50 से, और 1 किलोमीटर चला 60 से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम किससे आएगा, 3 तो इसको रख देते हैं, इसका एलसीएम आएगा आपका 4 × 5 × 6 × 10, ये लग देता हूँ। ठीक है, तो 40 तो है, तो 40 गया, तो 6 × 5 = 30 बचा, और ये बट्टा में है, हाँ ये बट्टा में है, 30 बचा, और ये 50 है तो 5 ये हो गया, तो 6 × 24 बचा, और ये हो जाएगा 20, ये हो गया। अब हो गया 6 × 5 = 30, 4 × 12, 12 × 36, तो 300। ये जीरो के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है, ये सब चलता रहेगा कुछ भी। तो 30 40 50 60 70 74, ये मैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूँ। बाकी ये जीरो के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें जीरो का क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, हमें 2 डिजिट निकालनी है कुल मिला के। ठीक है, 30 40 50 60 70 74, तो ये हो गया आपका ये हमारा लगभग 4 और 5 का टर्म बन रहा है ना। 5 से करूँगा 7 × 35, 5 × 20, यही बन रहा है ना। 6 × 5 = 30, और 4 × 12, 12 × 36, 360, और ये बन गया आपका 74। आपका ये बन गया 360, और ये हो गया 74। तो इसका हो गया आपका 4 बार गया ये 74 × 4 7 चौक 28, और 4 चौक 16, 28 और 16, तो आपका 296। तो इसमें से पीछे कितना बचा, पीछे आपका बचा 60 और 4 64 जीरो, और ये आपका हो गया 7 8 56, 8 बार गया 48.65। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 3 पाइप PQR एक टंकी को। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी सीरीज़ देखना है। अगर आप नए हैं तो आपको पता ही होगा कि ये पूरे PYQ में 36 लेक्चर होने वाले हैं, सारे के सारे मैं सारा करवाऊंगा। 2024 अगर आपका अगर खत्म हो गया ना, आप समझ लो आपने SSC को समझ लिया है 2024, और 23 आपके मॉक दे देने हैं, टेस्ट वगैरह दोगे ना मॉक, तो मॉक से आपका हो जाएगा। तो 24 से आप मुझसे सीख लोगे, 23 से आप मॉक दे के प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आपका हो गया, सब कुछ हो जाएगा। ईजी सवाल आते, इतना भी हार्ड नहीं आते। ठीक है, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आगे सोचो। 3 पाइप PQR एक टंकी को क्रमशः 40 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। PQR 40 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। अब बोल रहा है प्रारंभ में सभी पाइप खोले जाते हैं, कितने समय के बाद में कितने समय के बाद Q और R को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी का लेवल आधे घंटे में पूरी तरह भर जाए। अब सोचो, ये सब मिनट में ध्यान रखना। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ 12 36 या 24 ले लेता हूँ, तो ये हो गया 6 चौक 24, ये हो गया 8 3 24, 12 2 24, 6 3 2, ये इसकी कैपेसिटी हो गई।
अब सोचो कि बोल रहे प्रारंभ में सभी पाइप खोले जाते हैं, कितने समय बाद क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी भरे। अब सोचो जब क्यू और आर को बंद कर रहे हैं तो पी तो चल ही रहा है ना, तो जब पी चल रहा है तो इसका मतलब आधे घंटे में भरना है, तो इसका मतलब पूरे आधे घंटे पी तो चल रहा है। ये हुआ ना, शुरू में चालू किया, क्यू आर बंद हुए, पी का तो कुछ नहीं हुआ ना, पी तो चल रहा है, पी आधे घंटे पूरा चल रहा है। तो पी आधे घंटे चल रहा है तो मैं ये देख लेता हूँ कि पी आधे घंटे में खुद कितना भर देगा सिर्फ अकेले अकेले। तो पी आधे घंटे में भरेगा 6 × 30 77 180, तो 180 तो पी ने भर दिया। तो पीछे कितना बचा, पीछे 60 बचा। तो 60 जो भरा जा रहा है वो किसके द्वारा भरा जा रहा है, वो क्यू और आर के द्वारा भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। तो क्यू और आर 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 5 भर रहे हैं, तो 60 भरने के लिए उसको 12 मिनट लगेगा, हो गया खत्म। अंडरस्टूड। हमेशा ऐसे केस में क्या करो, ऐसा देखो कि पूरे टाइम के लिए कौन सा चल रहा है, फिर उसको देखो कि पूरे टाइम पे चलने वाला का पहले निकाल के माइनस मार दो। अब क्या हुआ, जो बचा हुआ है ना वो कौन भरेगा, जो बंद हो चुके हैं वही भरे होंगे ना, बाकी तो कहीं पी तो चल रहा है उसका तो मैं निकाल दिया, ज्यादा से ज्यादा 180 भर सकता है, भर दिया, बाकी तो इसी से भरवाना है ना, तो यही हो गया। चलो नेक्स्ट 19, यदि 3 संख्याओं का योगफल 18 है, 3 संख्याओं का योगफल 18 है, तो 3 संख्याएं मान लिया x + y + z, इसका योगफल हो गया 18। उनके वर्गों का योगफल 36 है, वर्गों का योगफल कितना हो गया 36। उनके घनों का योगफल, अब घनों का योगफल मतलब x³ + y³ + z³ और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच का अंतर बताओ। गुणनफल का 3 गुना मतलब गुणनफल का 3 × xyz, 3 × xyz, तो इसके बीच का अंतर बताओ। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये सिर्फ लैंग्वेज में लिखने का मतलब हुआ कि हमें डायरेक्ट बताना नहीं चाह रहा है ये, ठीक है। तो ये तो बहुत फेमस फॉर्मूला है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं, मैं एक बता रहा हूँ, बाकी आपको बेसिक वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी आपको आराम से समझ जाओगे। x + y + z, और ये हो गया आपका x² + y² + z² माइनस आपका हो गया xy - yz - zx, ये आपका फेमस फार्मूला, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, वो आपको आगे कभी बता दूंगा। तो अब सोचो x + y + z, तो x + y + z, अब ये क्या हुआ 18, x + y + z कितना हुआ 18, ठीक है, 18 इंटू समथिंग। अब देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, थोड़ा ये समझो। 18 इंटू कुछ भी आएगा, इतना हमें सोचना नहीं, 18 तो आएगा ना, पॉइंट तो कहीं बटा में तो कुछ होने नहीं वाला, 18 आएगा, तो इसका मतलब 9 और 2 आ रहा है। अब ये देखो कि इसमें से 9 का डिविजिबल कौन कौन है, वैसे ऑप्शन में सारे ही 9 का डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी देखो 4 4 8 और 1 9 9 9, सारे 9 का है, सेम डिजिट है ना, तो डिविजिटिव आपका डिजिटल सम तो 9 आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये 18 ना सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब 2 है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो इवन नंबर होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ तो 2 तो कटे ना, हमारे पास टाइम कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें तुक्का भी मारना है, यहीं से मारना है। और आपको मन कहाँ कर रहा है, सोचो इसका, अगर मैं देख रहा हूँ ना, आपका मन कौन सा तुक्का मारने का कर रहा है, मेरा तो 1944 कर रहा है यही उत्तर होते हैं लगभग, ये 1494 आने के चांस कम रहते हैं। तो कहने का मतलब तुक्का भी मारना होता है ना, तो हमारा फीलिंग, मेरा फीलिंग तो यही कहता है कि ऐसे नंबर ही आता है आंसर, तो 1944, ठीक है, तो ये मार सकते हैं। लेकिन अब सोचो आगे करते हैं, x² + y² + z², x² + y² + z² कितना है 36 माइनस, अब ये नंबर तो हमारे पास नहीं है, xy yz और zx नहीं है, तो हमारे पास ये है, तो एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z का स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + z² प्लस 2 × xy + yz + zx, ठीक है, प्लस zx, ये होता है ना फॉर्मूला। तो अब x + y + z दिया है 18 18 324, और इसमें से माइनस कर देता हूँ ये वाला x² + y² + z², तो 36, 324 में से 36 माइनस कर दिया, और उसके बाद 2 का भाग दे दिया, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा जो यहाँ पे चाहिए हमें। तो 324 में से 36 माइनस किया तो 24, तो ये 12 ये कम हो गया, 12 ये कम हो गया, 288 हो गया, 288 में 2 का भाग दिया तो 144 हो गया, तो ये 144 आ गया। मैं ये इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। अब इसको 144 36 - 144 × 18 करोगे तो यही आपका आने वाला है, कर देना, ठीक है। आगे, निम्नलिखित तालिका किसी विश्वविद्यालय के विभिन्न भागों में कुल शोध छात्रों और संबंधित महिला शोध छात्रों की दर्शाता है। देखो इंग्लिश मीडियम में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे हिंदी भी समझ आ जाएगी। कुल मिला के इसमें करना क्या है, गणित में पुरुष जो मैथ्स है उसमें जो मेल है, अब ये यहाँ क्या लिखा है, ये जो कॉलम है वो है 100 छात्रों की कुल संख्या, टोटल, ये टोटल नंबर है आदमियों की, मतलब टोटल नंबर है जो भी लोग हैं उनकी, और यहाँ ये है ये फीमेल्स की है, तो मेल क्या होगा, मेल टोटल माइनस फीमेल मेल होगा। तो गणित के अंदर में मेल कितने हैं, 18 में से 4 गया 14, ये मेल पूछा है, देखो इसका रेशियो पूछा है, अनुपात मतलब होता है रेशियो, ठीक है, तो रेशियो बताना है। तो और सांख्यिकी में, सांख्यिकी ये है, इसके अंदर में 12 में से 3 गया 9, ये हो गया उत्तर,
चलो आगे। अब यहाँ से 21 नंबर से थोड़े अच्छे सवाल स्टार्ट हो रहे हैं जो इस शिफ्ट के अंदर में आए थे। अच्छे सवाल, अच्छे का मतलब हार्ड नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इस शिफ्ट में जो हार्ड आए हैं वो बहुत कम ही है, लेकिन हाँ अच्छे सवाल हैं जिसमें आप फंस भी सकते हो, थोड़ा पेन रुक सकता है, ऐसे सवाल यही है। जितने हार्ड है वो यही है 21 से 25 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी देखो, रमेश ने 19 नवंबर, ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन भाई ये है कि जो आपको डर जाते हैं लोग, इतना जल्दी जल्दी में समझ नहीं आता तो फिर डर जाते हैं। चलो 19 नवंबर, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। ठीक है, खरीद लिया। उत्पन्न बिल 5480 था। तो उसने क्या किया, 19 नवंबर को उसने एक सामान खरीदा, उसका बिल था 5480। 10 नवंबर को खरीदा, 10 नवंबर मतलब इससे पहले खरीदा था, 9-10 दिन पहले खरीदा था। 10 नवंबर को जो खरीदा था ना, उसका बिल था 9800। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान कर दिया। इन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान कर दिया भाई, और कुल धनराशि नकद में भुगतान कर दी। नकद में कर रहा है, मतलब दोनों बिल जो है वो कैश में दे रहा है, नगद। इतना तो हिंदी आता होगा ना आपको, इंग्लिश मीडियम वालों को भी रहते तो यही है। अगर साउथ में है और उनको नहीं भी आ रहा है तो फिर आपको इस इंग्लिश मीडियम वाला ये पढ़ लीजिए। तो नगद मतलब आप कैश के अंदर में भुगतान कर दिया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट, यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और खरीदारी के समय नगद में किए गए भुगतान पर 5% की छूट देता है, तो 19 नवंबर 2019 को रमेश द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करो। अब ये बोल क्या रहा है वो थोड़ा समझो। यही सब होता है तो हार्ड क्या होता है कि यही होता है, समझ नहीं आता एक बार में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 10 तारीख को उसने 9800 का सामान खरीदा, 19 तारीख को 5480 का सामान खरीदा, लेकिन पेमेंट उसने 19 तारीख को किया। अब उसने पेमेंट जब 19 तारीख को किया तो वो ना, जो भी आदमी हाथों हाथ सामान के ऊपर में पेमेंट करता है तो उसको 5% छूट मिलती है, और जो थोड़ा लेट करता है 10 दिन के भीतर भीतर करता है उसको 2% की मिलती है। तो अभी सोचो 10 तारीख के बिल का पेमेंट 19 को हो रहा है, तो ये तो लेट कर रहा है ना, 9 दिन के बाद कर रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर तो छूट मिलेगी 2% की। इतना समझ में आया, इसके ऊपर छूट मिलेगी 2% की। लेकिन 19 तारीख को वाला जो सामान है उसका जो बिल बना है उसका तो पेमेंट वो 19 को ही कर रहा है, तो इसके ऊपर में छूट मिलेगी 5% की, ये बोल रहा है। समझ में आया। अब निकालो 9800 का, 98,9800 का 2% के छूट, 2% की छूट मतलब 98/100। ठीक है, और दूसरा उसको कितना देना होगा, 5480। इसके ऊपर उसकी छूट मिली 5%। 5% का मतलब हो गया 19/20। छूट हो गई ना 5%। 20 की चीज 19 में बिकना मतलब वही हो गई 100 की चीज 80 में, 100 की चीज आपके 95 में बिकना। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आके होती है कैलकुलेशन। तो अब दो तरीके हैं, मैंने क्या बताया, डिजिटल सम मैंने बताया, तो डिजिटल सम आप कर सकते हो यहाँ से। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हो, डिजिटल सम करो। डिजिटल सम पहले थोड़ा ऑप्शन पे नजर मारो कि सबका सेम तो नहीं है, सबका सेम होगा तो फिर क्या ही मतलब हो गया। 4 और 1 5 और 5 10, या फिर देखो 8 और 1 9, 5 4 9, इसका डिजिटल सम 0। 4 और 1 5 और 6 8 14, 14 मतलब 4 और 1 5, इसका डिजिटल सम 8 और 1 9 9 4, इसका डिजिटल सम 4, इसका 9 5 और 9, इसका 1। तो सारे डिजिटल सम अलग है, तो इसका मतलब हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें सीधा सीधा आगे बढ़ना है। 9 कट गया 8, 9 कट गया 8, 8 8 64, 64 का 6 4 10, 1 1 डिजिटल सम प्लस ये नीचे में जब 2 होता है तो मैंने बोला था कि ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 1 बनाना होता है ना, 5 2 10, तो इसका डिजिटल सम 1 हो गया, तो ये नीचे तो मैंने बना दिया। अब चलो आगे, अब क्या करते हैं, 5 4 9 काट दिया, 8 8 5 40, 40 मतलब 4 इंटू 9 ये काट दिया तो 1 1, ये हो गया 4 और 1 5, तो डिजिटल सम आ गया 5, ये हो गया 1481 आंसर। समझ गए ना, अंडरस्टूड ना। इस तरह से करना है, कैलकुलेशन से बचने के तरीके हैं ये सब कुछ। डिजिटल सम भी आपका रिवाइज हो गया। चलो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक समबाहु मतलब होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड्स क्या है 28, तो ये हो गया 28, ये हो गया 28, ये हो गया 28। चलो, प्रत्येक शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि इसको तो सेंटर मान लिया, ये तीनों को अलग अलग को सेंटर माना, और आधी आधी रेडियस का क्या बोले, ये यहां से एक सर्कल ये घुमाया, एक सर्कल इसने ये घुमाया, और एक सर्कल इसने ये घुमाया, ये बोल रहा है। अब ये जो बीच में ये एरिया बचा है ना, ये वाला, ये जो एरिया बचा है ना, ये इसका एरिया निकालना है हमें। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इजी है।
आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में ये 60 डिग्री एंगल होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, और तीनों सेम ही रेडियस है, सब कुछ सेम है, एंगल सेम है, तो इसका मतलब ये तीनों तो सेम ही आएगा ना, मतलब सेम आएगा, तीनों इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये मान लो हमें कोई त्रिज्य खंड का नहीं निकालना है। आप सोचो कि एक 60 एंगल ये है, 60 एंगल ये है, 60 एंगल ये है, तो टोटल एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। जब 180 डिग्री एंगल होता है तो ये तो आधा सर्कल बन गया ना, तीनों मिलाएंगे तो ये आधा सर्कल बन जाएगा, ये 60, ये दूसरा 60, ये तीसरा 60, तो एक आधा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। इतना समझ आ गया। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4, तो मतलब समबाहु त्रिभुज जो बना था इसमें से अगर मैं ये तीनों हटा दूंगा, मतलब ये तीनों हटा दूंगा, ये तीनों, तो मेरा बीच वाला बच जाएगा ना। तो इसमें से मैं हटा देता हूँ, √3/4 इंटू 28 इंटू 28 माइनस, सॉरी √3/4 इंटू 28 माइनस 28 माइनस आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो 22/7 को मैं 11/7 लिख देता हूँ, तो बटा 2 तो हो गया ना, 22 से काट दिया, तो 11/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है आपका 14 हो जाएगा। अब देखो आधी आधी है ना, आधा, तो ये 14 हो जाएगा, नीचे वाला 14, तो 14 हो गया आर स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन आई होप कि कर लोगे आप, सारा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन जो भी थोड़ा बहुत टफ रहता है। और एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे बोला है √3 का वैल्यू यहाँ नहीं बोला है, चलो यहाँ पे नहीं बोला है ने, लेकिन सवाल के अंदर में बोला था एक्चुअल में। √3 की वैल्यू आपको लेनी है 1.73, यहाँ पे ये बोला है। तो आप इसको करना है, इसमें टाइम लगेगा तो लगेगा। 7 चौका 28, ये बोल रहा हूँ 7 चौका 28 हो गया। अब अप्रोक्सीमेट करोगे ना तो ऑप्शन देखो, ये और ये ऑप्शन बहुत नजदीक है, और ये बहुत ज्यादा नजदीक है। देखो 0.89 और 0.08 बहुत कम, 11 और 19, 0.19 का डिफरेंस है सिर्फ। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आप थोड़ा लगभग में करने जाओगे और गलत टिक मार के आ जाओगे। 7 चौका 28, तो 28 इंटू 7 करना है, फिर ये 1.73 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई जो नॉर्मल करते हैं ना ऐसे करना है, क्योंकि दूसरा कोई तरीके नहीं है। और यहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगा सकते, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 1.73 √3 की जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रॉक्स के अंदर में डिजिटल सम नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखना है, ये सब करना है, ठीक है, कर लोगे आप। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो दोस्तों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ये राम है और ये हमारा रवि है, ठीक है। राम और रवि की आयु में 7 साल का अंतर है। तो राम को मैं अगर मान लो कि x मान रहा हूँ, तो रवि हमारा y होगा, इतना तो मान लिया। इन दोनों का अंतर कितना होगा, या थोड़ा मैं ये थोड़ा अभी से मैं XY नहीं मानता हूँ, ये मान लेता हूँ, थोड़ा अंतर करते हैं। चलो ये करते हैं, राम और रवि की आयु के बीच में 7 साल का अंतर है, बाद में देखते हैं। राम की माँ माया देवी की आयु राम की 3 गुनी है। राम की माँ है माया देवी, ये राम की कितनी है 3 गुनी है। तो राम अगर 1 है तो माया देवी 3 है, ये बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद में और रवि की आयु उसके भाई सोहन, रवि का एक भाई है सोहन की 4 गुनी है। रवि की 4 गुनी है सोहन से, सही से पढ़ना, सोहन की 4 गुनी नहीं है, रवि की 4 गुनी है। अगर सोहन 1 है तो रवि 4 है, ये बोल रहा है। माया देवी और सोहन की आयु में 65 वर्ष का अंतर है, तो माया देवी की आयु ज्ञात करो। अभी इसमें कैसे निकलता है, आप इसको थोड़ा ना रेशियो में दोनों में है, तो आप इसको 2 इक्वेशन बनेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसको x मान लिया तो ये 3x हो जाएगा, इसको y मान लिया तो ये 4y हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब पहले इक्वेशन क्या बोलेगी, राम और रवि की आयु में 7 साल का अंतर। राम और रवि की आयु में 7 साल का अंतर, तो x - 4y में 7 साल का अंतर है। माया देवी और सोहम की आयु में 65 का अंतर, तो माया देवी और सोहम की आयु में 65 का अंतर, ठीक है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 × 12 7 × 21, ठीक है। अब इसमें से मैं घटा देता हूँ, घटाऊंगा तो ये 11 होगा, 11y, और ये हो जाएगा आपका 4, 11 × 44, y आएगा 4। जब y 4 आएगा तो यहाँ 4 रखो, तो 69/3 ये हो जाएगा x, तो ये हो गया 3 दूना 6, 3 3 9, 23 हो गया x। जब 23 हो गया तो हमें पूछा क्या है, हमें माया देवी की उम्र पूछी है। माया देवी हो गई 3 गुना 69, 69 हो गया। चलो आगे, एक और चीज़ है इसमें कैसे निकलता है, थोड़ा और जल्दी करने का बता देता हूँ। आपको पता है कि माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष के अंदर, माया देवी की आयु ज्ञात करो। माया देवी की आयु हमने क्या मानते, x और 3x ये है, और जब ये 3x है, आप सोचो कि 3x है, तो मल्टीप्लाई 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लीकेशन तो आएगा ना, मतलब 3 का डिविजिबल तो होगा ना। तो इसका मतलब ये 85 नहीं है, बाकी तो है ना, तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो गया। देखो हमेशा ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो कि दिमाग 4 और खोल के रखना है। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुला हुआ रहे, कहीं ना कहीं काम आता रहे। तो अभी ये आपका दिमाग में एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या सर x के अंदर में मान लो x की आयु 25/3 होती तो 3 तो कट जाता ना। ऐसा होता है, ध्यान रखना। तो इसी को रिस्क बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़्यादातर केस में x हमारा
एक दो ये सब इंटीजर या नेचुरल नंबर ही आने वाले हैं, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हमारे पास में नहीं होने वाला है, तो बहुत कम चांस है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन रिस्क लेना है तो फिर थोड़ा बहुत तो करना ही है, और जल्दी करना है तो रिस्क तो होता ही है। चलो चॉइस, 2014 में स्कूल में ए और बी और सी की औसत का मतलब एवरेज होता है, ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। 2014 में स्कूल ए बी सी की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2013 में स्कूल ए सी एफ की औसत बिक्री है। तो 2014 में ए बी सी की एवरेज, ए बी और सी, इसकी 2014 के अंदर में, तो 2014 ये है गहरा वाला, तो इसकी औसत बिक्री कितनी होगी 70, और उसके बाद में आ गया 35, 70 और 35, और उसके बाद में गया 80, तो 8 7 15 और 185, तो 185। तो 185 तो आपका हो गया इसका, और 185 के बाद में आपका दूसरा क्या बोला, ए सी एफ 2013 के अंदर में, ए सी और एफ 2013 में ए सी एफ हो गया आपका 50, और ये हो गया 6 5 11 150, सॉरी 110 और 40, 150। अब ये क्या बोल रहा है कि कितना प्रतिशत 2013 में स्कूल की औसत बिक्री है, तो ये इसका कितना प्रतिशत है, तो इसका कितना प्रतिशत, तो 150 बटा 185 इंटू 100, ये निकाल दो। अब 5 से काट दो, 5 3 15 30, और 5 3 15 31, सॉरी 5 3 15 16 17 37, 30 बटा 37, तो 30 बटा 37 में थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 300 बटा 37, 300 बटा 37 में आप करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये देखो सबके सब 8 है, तो 8 तो होगा ही होगा, 37 इंटू 8, 37 इंटू 8 कितना होता है, 8 3 24, 5 तो हो गया 240, और 8 7 56, तो 240 और 56 कितना हो गया आपका, 5 9 3 296, ये हुआ ना, तो 8 से हो गया 296, तो आपका बचा 4, तो 8 हो गया, फिर 300 से 256 हो गया 4 40, तो 37 1 बार गया, तो 81 पॉइंट समथिंग हो गया। ठीक है, चलो आगे गुणा वगैरह थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा। आगे एग्जैक्ट निकालते नहीं फिरना है, ध्यान रख लेना। दी गई तालिका में एक ऑटोमोबाइल कंपनी, ये है एबीसी 1000 में उत्पादन दर्शाता है। ठीक है, 2015 से 2018 तक के सभी वर्षों के लिए, 2015 से 2018 तक के सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन ए और सी की कारों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है। पहले ये देखो बी का कितना कम है, तो पहले बी का निकाल देते हैं औसत उत्पादन, तो ये कितना होगा 0, 8 और 5 13, 8 और 2 10, 5 4 9, 19 और 9 सल का 1, और अगर हो गया 7 7 14, 14 6 20, 5 25, ये हो गया आपका 2590। तो 2590 तो आपका ये सम आया है, और उसका एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2590 इसका एवरेज निकालने के लिए हमें इसका 4 का भाग दे दो, तो ये तो हमारा हो गया, अभी नहीं देना है, ये देख लो ये हमारा हो गया इसका बी का औसत उत्पादन। ए और सी के कारों के असंयुक्त औसत उत्पादन, तो ए को जोड़ो पहले 0, 6 और 4 10 1, 9 9 18, 18 और 8 7 15, 8 और 5 हो गया 35, तो ये हमारा हो गया, सॉरी आपका कितना हो गया, ए का 6 और 4 10, और उसके बाद 1 9 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, तो ये हो गया 33। ठीक है 3300। अब ये देखो 0 9 6 15, 1 9 9 18 और 10 28, 28 और 12 40, ये हो गया 0 5 3 7, तो 7350। अब इसका एवरेज निकालना, ये तो आपका हो गया टोटल। अब सोचो एवरेज निकालने के लिए जल्दबाजी में आप 4 का भाग मत दे देना, हमारे पास में ये भी 8 है, ये आप गलती कर सकते हो जल्दी जल्दी में कि हम 4 का भाग दे दो, ये 8 का भाग हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में अभी ये 8 डिजिट है और 8 का मेरे पास संयुक्त एवरेज निकालना, तो संयुक्त एवरेज 8 हो गया। तो अब इसमें निकाल लो 6 चौक 24, 6 चौक 24 1 और 5 चौक 20, लगभग यही हो गया ना, 6 चौक 24 1 90 और 19 है, तो 5 में मान लेते हो 650 के आसपास है, लगभग ऑप्शन दूर है ना, हाँ है दूर है, तो हो गया 8 नंबर 72 और 73 1, 8 2 16, 920 के आसपास है, और ये हो गया 0 7 5 12, और ये आपका हो गया 8 6 2, 270 के आसपास, ये हो गया उत्तर। ठीक है, चलो हमारा 25 हो गया ना सारे सवाल, तो हमारे सारे सवाल हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको सवाल के मेथड सब कुछ सही लगे हैं, अगर आपको ट्रिक्स वगैरह जो मैं बताया हूँ वो आपको पसंद आया है, सब कुछ पसंद आया है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।
लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सच में शेयर करना है अपने लाइब्रेरी में जिसके पास में बैठा हो ना उसको भी बताना है। और उसके बाद में उसको भी आपको ये नहीं समझना है कि वो कंपटीशन है, वो कंपटीशन नहीं है, क्योंकि लक सब किसका कब काम कर जाए पता नहीं चलता। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है, और ये सीरीज़ आपको पूरा देखना है। अगर आपने ये सीरीज़ पूरा देख लिया तो आप 90 आउट ऑफ 90 मैथ्स के अंदर में इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर इतना नहीं तो आप 86 तो मान के चलो, एक आध सवाल गलत भी हो जाए तो 86 अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। तो 86 आपका आराम से आ जाएगा। और मैथ्स के अंदर में प्री के अंदर में अगर 45 प्लस आप आराम से लेके आ जाओगे, आराम से, अगर आपने सिर्फ इस सीरीज़ को खुद से कर दिया और हाथों से सॉल्व कर दिया। ठीक है, वो आराम से आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो बाय बाय। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको भी पूरा करना है, और पीछे जो 3 लेक्चर और हुए हैं जिसने नहीं देखा है वो भी आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।